दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जो सोशोलॉजी में एक अपना एक अलग ही महत्व रखता है। इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है, चाहे अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो सोशोलॉजी या अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें या हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं से ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। इसमें से कुछ ना कुछ आइए हम लोग ज़्यादा समय ना खराब करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या सबसे पहले हम लोग समझेंगे सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। और जनसंख्या सिर्फ अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का जमघाट नहीं, परंतु ये विभिन्न प्रकार के आपस में संबंधित वर्गों व समुदायों से बना समाज है। भारतीय समाज की 3 प्रमुख संस्थाएं जाति, जनजाति, परिवार। जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों सालों से प्रचलित है। जाति अंग्रेजी के शब्द कास्ट से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी के शब्द कास्ट से बना है। पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है। इसे अंग्रेजी शब्द कास्ट भी कहते हैं, पुर्तगाली शब्द, क्योंकि पुर्तगाली वहाँ पे क्या बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। इसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। क्या एक बार और समझेंगे? जाति अंग्रेजी के शब्द कास्ट से बना है, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है। अंग्रेजी शब्द कास्ट, पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है। इसका अर्थ विशुद्ध नस्ल। भारत में 2 विभिन्न शब्दों वर्णों व जाति के अर्थ में प्रयोग होता है। वर्ण का अर्थ रंग होता है। भारतीय समाज में 4 वर्ण माने जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति को क्षेत्रीय, स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश किस्म को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य भी शामिल हैं। वर्ण और जाति में अंतर। शाब्दिक अर्थों में अंतर: वर्ण कर्म प्रधान है और जाति जन्म प्रधान है। वर्ण व्यवस्था लचीली है और जाति व्यवस्था कठोर होती है। वर्णों और जातियों की संख्या में भेद है। वर्ण 4 होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जातियां अनगिनत है। वैदिक काल में जाति व्यवस्था बहुत विस्तृत तथा कठोर नहीं थी, लेकिन वैदिक काल के बाद ये व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। जाति जन्म निर्धारित होने लगी। विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम बन गए और व्यवसाय को भी जाति से जोड़ दिया गया। जो वंशानुगत इसे एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था बना दिया गया, जो ऊपर से नीचे या उल्टा इसे हम लोग इसको उल्टा पिरामिड, जो सुना होगा आपने, उल्टा पिरामिड, ये कुछ ऐसे ये व्यवस्था चालू कर दी। सीधा पिरामिड होता है तो ये भी आपका आएगा, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। जाति के 2 समुच्चयों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है: भिन्नता व अलगाव, संपूर्णता व अधिकतम। प्रत्येक जाति अन्य जाति से भिन्न है। शादी, पैसे व खान पान के लिए संबंध में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। श्रेणी अधिक्रम से जातियों का आधार शुद्धता और अशुद्धता होता है। वह जातियाँ शुद्ध या पवित्र मानी जाती है जो कर्मकांडों और धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहती है। इसके विपरीत असंकृत जातियाँ अशुद्ध या अपवित्र मानी जाती हैं। औपनिवेशवाद तथा जाति व्यवस्था। आधुनिक काल में जाति एक पर औपनिवेशिक काल में शासन जो था। औपनिवेशवाद सबसे पहले हमें समझना होगा। औपनिवेशवाद जो अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया, लगभग कितने साल किया गया शासन? 200 वर्ष। तो ये टाइम पीरियड है जो इसको क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक काल कहा जाता है। इंडिया में 200 साल रहा है। आधुनिक काल में जाति पर औपनिवेशिक काल का स्वतंत्रता के बाद का प्रभाव है। ब्रिटिश शासकों के कुशलता के पूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्था जटिलताओं को समझने का प्रयास किया जाता है। 1901 हर्बर्ट रिजले ने जनगणना शुरू की जिसमें जातियाँ गिनी गई। भू राजस्व व्यवस्था व उच्च जातियों का वेद मान्यता दी गई। प्रशासन ने पद दलित जातियाँ, जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, के कल्याण में भी रुचि ली।
भारत सरकार का अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति व जनजाति को मान्यता दी गई। इसमें उन जातियों को शामिल किया गया जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थी। इनके कारण की योजनाएं बनी। जाति का समकालीन रूप। आज़ाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए जिनमें दलितों का संगठित किया गया। ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा अम्बेडकर इन आंदोलन के अग्रणी थे। राज्य के कानून जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए, जैसे अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण। आधुनिक उद्योगों में जाति प्रथा नहीं है। शहरीकरण द्वारा जाति प्रथा कमजोर हुई। सांस्कृतिक घरेलू क्षेत्रों में जाति सुदृढ़ हुई और अंतर्विवाह आधुनिकीकरण व परिवर्तन में से भी प्रभावित रही, कुछ लचीली हो गई। सबसे पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे एक दो वर्ड आए हैं, इसे हमें समझना होगा। अंतर्विवाह, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ। ये जो अंतर्विवाह आया है, जो एक जाति के व्यक्ति दूसरी जाति में जो शादी कर लेते हैं, वो अनुलोम विवाह होता है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अंतर्विवाह मतलब एक जाति के अंदर शादी कर लेना क्या कहलाता है? अंतर्विवाह कहलाता है। और ये आधुनिकीकरण ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। अंतर्विवाह क्या है? अंतर्विवाह और आधुनिकीकरण के आने से जो पुरानी जो विचारधारा थी रूढ़िवादी, तो उन पे काफ़ी जोर पड़ा। मतलब लोग नए की तरफ थोड़ा सा सोचने लगे कि अपनाएं ना अपनाएं, कैसे होगा, इसीलिए तो इसलिए इसमें जैसे परिवर्तन से भी प्रभावित रहे, कुछ लचीली हो गई। मतलब जो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी का प्रेरणा जो थोड़ा सा अंग्रेज जो उत्साह रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इंसान तब भी अपनी जाति में विवाह करने से पहले 10 बार सोचने लग गया है। जैसे आपने कास्ट मैरिज सुना, इंटर कास्ट मैरिज सुना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आमतौर पर मध्यम निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति के धार्मिक क्रियाएं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाते हैं, संस्कृतिकरण कहलाते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण व प्रबल जाति की संकल्पना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जो ये देखो पिरामिड नूम से समझाता हूँ मैं आपको। ये रहा पिरामिड, ये रहा उच्च जाति, ये रहा नीच जाति, दोनों को मिला दिया, ये हो गया बीच का, ठीक है। तो नीच जाति के जो व्यक्ति होते हैं उच्च जाति के धार्मिक कर्म कांडों को अपनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण कहा जाता है। जैसे जनेऊ धारण करना, ये सब। प्रबल जाति वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है, भूमि के अधिकार होते हैं तथा राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रबल होते हैं, वो प्रबल जाति कहलाते हैं। मतलब गांव में उनका दबदबा हो सारी जगह। ये गांव है, गांव में पूरा चारों तरफ से सिर्फ इनका दावा है, चाहे कोई सी भी जाति हो, चाहे ऊँची, अगर दबदबा है, पैसा है, तो इनका है, रुतबा है। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जातीय, नगरीय, मध्यम व उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही हैं। आज विशेषकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोग अच्छी व तकनीकी शिक्षा योग्यता पाकर एक विशेष वर्ग में परिवर्तन हो गए हैं, वे अभिजात वर्ग कहलाते हैं। राजनीतिक और उद्योग व्यापार में भी इन जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अभिजात वर्ग के सदस्यों की मूल जाति अदृश्य हो गई हैं। दूसरी ओर अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ सरकारी नीतियाँ के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर उच्च स्तर की नौकरियों में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पा रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ पाने के कारण जाति उजागर ये दृश्य हो जाती हैं। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि इकोनॉमिक कंडीशन पे ही लोगों को और सरकारों को क्या देना चाहिए? आरक्षण चाहिए।
अब एक बात बताइए, जनरल का एक फॉर्म निकला, उसमें 1000 रुपये की फ़ीस है। जनरल वाला बच्चा गरीब है क्योंकि उस, और एससी वाला थोड़ा ठीक ठाक है, मिडिल क्लास है, फैमिली है, लेकिन जनरल वाला ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे विपरीत हो गया। और एससी वाले के पास पैसे हैं, बस जनरल के पास पैसे नहीं है, तो जनरल वाला फॉर्म ही नहीं फिल कर सकता, तो वो आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना, और वहीं एससी वाले के पास सब कुछ है होते हुए भी तभी वो फ्री में भर रहा है। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। आरक्षण दें, लेकिन किसके, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर। जनजातीय समुदाय, जनजातीय ऐसे समुदाय होते हैं जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते, वे विरोध का रास्ता गैर जनजातीय के प्रति अपनाते हैं। इसी का परिणाम है कि झारखंड व छत्तीसगढ़ बन गए हैं। जनजातीय समाज का वर्गीकरण, स्थायी विशेष, इसमें क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन सम्मिलित है। अर्जित विशेषक, जनजातीय में जीवन यापन के साधन तथा हिंदू समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा के समुदायों को जनजातीय के प्रति दृष्टिकोण, जनजातीय समुदायों या समाजों को राजनीतिक तथा आर्थिक मोर्चे पर साहूकार तथा महाजनों के दमनकारी कुर्चकों का सहना पड़ता था, मतलब उनका शोषण सहना पड़ता था। 1940 के दशक के दौरान पृथक्करण बनाम एकीकरण विषय पर बहस चली, तो ये तस्वीरें सामने आई। पृथक्करण, कुछ विद्वानों का मानना है कि जनजातीय की गैर जनजातीय समुदाय में रक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों को अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। एकीकरण, कुछ विद्वानों का मत था कि जनजातीय के विषय विकास का ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, बड़ी बड़ी परियोजना के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदायों को बुरी तरह प्रभावित किया जा रहा है। बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और खानों की खुदाई शुरू की गई। इस प्रकार के विकास में से जनजाति की हानि, जो मतलब वहाँ की जनजातियाँ थी वो विलुप्त भी हो रही हैं कहीं, की हानि की कीमत का मुख्य धारा के लोग लाभान्वित। अधिकांश जनजातीय समुदायों वनों पर आश्रित थे, इसलिए वन छीन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा। जनजातीय संस्कृति विलुप्त हो गई है। विकास की आड़ में बड़े पैमाने पर उन्हें उजाड़ा गया है। दो प्रकार के मुद्दों ने जनजातीय आंदोलन को मुंह तूल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा नृजातीयता, सांस्कृतिक पहचान, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, परंतु जनजातीय समाज में विभिन्नताएं होने से ये अलग भी हो सकते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिल गया। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और फिर उनमें भड़के विद्रोहों ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुंचाई है। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदायों के सन्य एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। परिवार सदस्यों का वह मूल समूह है जो रक्त प्रभाव या गोत्र संबंधों पर नातेदारी से जुड़ा होता है। मूल यह एकाकी परिवार, माता पिता और उनके बच्चे, ये एक परिवार है, सिंगल फैमिली। विस्तृत या संयुक्त परिवार, 2 या 2 से पीढ़ियों के लोगों का एक साथ रहना, दादा दादी परदादा परदादी में क्या है, और इसमें मियाँ बच्ची और बच्चे, हम दो हमारे दो, ऊपर वाले में, इसमें पूरी फैमिली। निवास स्थान के आधार पर पितृ स्थानीय परिवार, नवविवाहित जोड़ा वर के माता पिता के साथ रह रहे हैं। मातृ स्थानीय परिवार, नवविवाहित जोड़ा वधू के माता पिता के, ये मतलब घर जमाई, वो ससुराल वगैरह जो भी है लड़के। सत्ता के आधार पर पितृवंशीय परिवार, ये बेटा ये दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर याद करें। लास्ट टाइम भी ये 6 नंबर का आया था, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, वंश के आधार पे भी पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर से देखें। सत्ता के आधार पर पितृवंशीय परिवार, जायदाद वंश पिता के पुत्र को मिलती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जायदाद वंश माँ से बेटी को मिलती है। वंश के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार, पुरुषों की सत्ता पर प्रभुत्व होता है। मातृ सत्तात्मक स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती है। सामाजिक संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप
पारिवारिक ढांचे में बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों से रोजगार की तलाश में पुरुषों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, जिससे महिला प्रधान हो जाती है, परिवार की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। उद्योगों में नियुक्त युवा अभिभावकों का कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने से उन पर अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाने पड़ता है, जिससे शहरों में बूढ़े माता पिता की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लोग व्यक्तिवादी हो गए हैं। युवा वर्ग अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अपनी पसंद से विवाह जीवन साथी का चुनाव करते हैं। खासी जनजाति और मातृवंशीय संगठन। खासी जनजातीय मातृवंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है। मातृवंशीय परंपरा के अनुसार खासी परिवार में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर रहता है। वंश परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी भी पुत्र को प्राप्त न होकर पुत्री को ही प्राप्त होता है। खासी लोगों में माता का भाई यानी मामा माता को पुश्तैनी संपत्ति की देखरेख करता है, अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को दिया जाता है। इस स्थिति में वह उत्तराधिकारी के रूप में मिला है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। संपत्ति को अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है। इस प्रकार खासी जनजातियों में मामा के अप्रत्यक्ष सत्ता संघर्ष को जन्म देते हैं। खासी पुरुषों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और तो खासी पुरुष अपनी बहन की पुत्री की संपत्ति की रक्षा करता है और दूसरी ओर उस पर अपनी पत्नी तथा बच्चों के लालन पालन का भी उत्तरदायित्व होता है। दोनों पक्षों की स्त्रियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं। मातृवंशीय व्यवस्था के बावजूद खासी समाज में शक्ति व सत्ता पुरुषों के ही आसपास घूमती है। नातेदारी ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं CBSE बोर्ड में। ये वाला बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आएगा आपको और अच्छे से करेंगे। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त में संबंध आते हैं जो अनुमानित रक्त संबंधों पर, जैसे चाचा मामा आदि। नातेदारी के प्रकार: विवाह मूलक नातेदारी जैसे साला साली, सास ससुर, देवर भाभी आदि। रक्त मूलक नातेदारी जैसे माता पिता भाई बहन आदि। आशा करता हूँ मेरी आज इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।